सभी बच्चों को जय हिंद। कैसे हो? आज हम प्रश्नावली 3.4 का जो दूसरा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2, उनके सभी सवाल इस वीडियो में हल करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, 3.4 का जो दूसरा सवाल है उसमें लिखा है कि निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से हल करने हैं। ये जो सवाल दे रखे हैं सभी को अपने विलोपन विधि से हल करेंगे। अपने पिछले सवाल नंबर 1 में भी विलोपन और प्रतिस्थापन विधि दोनों से हम हल कर चुके हैं। इसमें आप सिर्फ विलोपन से हम इसे हल करना है। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल देखो, पहला सवाल है यदि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है? तो सिंपल सा सवाल है, समीकरण में कोई ज्यादा अपने को मुश्किल नहीं आएगी। जैसा कि अपने को मानेंगे, हम माना भिन्न है, माना वह भिन्न है x/y, यानी हमने अंश को क्या मान लिया, x, और नीचे वाला जो वो होता है हर, y को हमने मान लिया हर। तो हमने भिन्न को x/y माना है। जो हमसे वो पूछ रहा है कि बताइए वह भिन्न कौन सी है। तो अब यहां हम लिखेंगे कि भी जो प्रथम शर्त उसने दी है, प्रथम शर्त दी है कि यदि हर में से अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें। तो यहां मैं लिख देता हूं प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार भिन्न के अंश में। तो देखो भिन्न क्या है, भिन्न है x/y, और प्रथम शर्त क्या है कि अंश में 1 जोड़ दें, तो 1 जोड़ दिया, और हर में से 1 घटा दें, तो हर में 1 घटा दिया। अंश में 1 जोड़ दिया और हर में 1 घटा दिया, तो भिन्न क्या हो जाती है, भिन्न बराबर हो जाती है 1। तो हमने 1 लिख दिया। अब देखो इसको हमें समीकरण में बदलना है। व्यापक समीकरण जो होती है x+y ax+b vy+c के रूप में बदलना है इसे। तो हम क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे। जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 मान लिया, तो तिरछा गुणा, इसको भी 1 से, इसको भी 1 से। क्योंकि 1 से किसी को भी गुणा करने पर वही की वही संख्या आ जाती है। तो मैंने 1 को y+1 से गुणा, x+1 से गुणा किया तो x+1, और y-1 को 1 से गुणा किया तो y-1। y का पक्षांतर कर लूंगा तो y हो जाएगा माइनस का, 1 को -1 के पास लेके जाऊंगा तो ये भी -1 हो जाएगा। तो समीकरण क्या बन जाएगी, x - y बराबर -2, 1 और 1 -2। तो ये समीकरण बन गई 1। प्रथम शर्त से हमने समीकरण 1 बना लिए। ठीक है। अब इसी में दूसरी शर्त वो कह रहा है, यहां लिखता हूं मैं द्वितीय शर्तानुसार। प्रथम शर्त से तो हमने समीकरण बना दिए। अब यहां लिखता हूं मैं द्वितीय शर्तानुसार। अब सवाल को अगर हम पढ़ें, दूसरी शर्त क्या है कि यदि सिर्फ हर में 1 जोड़ें तो वह 1/2 हो जाती है। यानी अंश में कुछ नहीं करना, अंश को तो वैसे का वैसे ही लिखना है। तो अंश को तो मैंने x ही लिखा है, लेकिन हर में 1 जोड़ दें तो y+1, तो बराबर भिन्न क्या हो जाती है, भिन्न हो जाती है 1/2। अगर अंश में कुछ ना जोड़ें और हर में 1 जोड़ दें तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो उसी का तरह तिरछा गुणा करेंगे, 2 को इससे और 1 को y+1 से। तो 2 को x से गुणा किया, 2x, और 1 को गुणा करने पर वही की वही संख्या आ जाएगी। अब पक्षांतर करेंगे, समीकरण के रूप में लिखने पर 2x के पास ले जाऊंगा y को, तो 2x माइनस का हो जाएगा y, और यहाँ केवल रह जाएगा 1। तो ये समीकरण बन गई 2। तो हमारे पास दोनों समीकरण बन चुकी हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इसे हम विलोपन विधि से हल करेंगे। लेकिन इसमें ना एक और दे रखा है,
सवाल को हम ध्यान से पढ़ें। देखो सवाल ऊपर जो दे रखा है सवाल, उसमें लिखा है कि यदि अस्तित्व हो, यानी समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी सवाल दे रखे हैं, जो 500 सवाल दे रखे हैं, उस सब में अस्तित्व सबका ही है, सबका हल निकलेगा। लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि उसने कहा है कि अस्तित्व हो, तो वैसे देखने में भी पता चल रहा है अस्तित्व है, क्योंकि इसका गुणांक है 1 और इसका गुणांक है 2, तो इसका हो गया 1/2 और इसका गुणांक 1 और इसका भी गुणांक 1, तो 1/2 बराबर नहीं है। फिर भी मैं कर देता हूं। देखो a1/a2 क्या है, a1 यानी x का गुणांक 1 और इस x का गुणांक 2, तो a1/a2 1/2। अच्छा b1/b2 क्या है, अब b1 देखो y का गुणांक -1 और इस y का गुणांक भी -1, तो b1/b2 क्या है 1। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है बराबर, इसका 1/2 है और इसका 1 है, तो यहां लिखूंगा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। अगर जो पहला ही अगर बराबर ना हो, मैंने पहले ही बताया था, अगर पहला ही बराबर ना हो तो c1/c2 देखने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर पहला ही बराबर नहीं है तो इसका एक हल होगा और अस्तित्व होगा, है ना। तो यहां लिख देता हूं एक हल है, अतः अस्तित्व है, यानी संगत है। संगत है तो उसका अस्तित्व होगा, ठीक है ना। और जो संगत ही नहीं है फिर उसका अस्तित्व क्या होगा। तो ये तो एक सिंपल सा है कि ये तो हम देखकर भी बता सकते हैं कि इनका अस्तित्व है या नहीं, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस खूब हो चुकी है। हमें समीकरण को देखते ही पता चल जाएगा कि भी इसका अस्तित्व है या नहीं है। अगर नहीं पता चलता तो आप इस तरह करके देख सकते हैं, जो हमने पिछले प्रश्नावलियों 3.1 3.2 में हमने किया है। अच्छा, अगर आपको ये नहीं निकालना आता कि किस तरह चेक किया जाता है, तो आप मेरे पिछले वीडियो जो है 3.1 3.2 के देख सकते हो, तो आप ये सीख जाओगे, तो कोई ज्यादा इसका मुश्किल नहीं है ये। चलो अब अपने विलोपन विधि से करते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर -2 और समीकरण 2 है 2x माइनस वाई बराबर 1। दोनों समीकरणों को लिख लिया। अब इसे विलोपन विधि से हल करेंगे, तो किसका विलोपन हो रहा है, y का हो रहा है। किसका क्या करने पर, देखो दोनों एक जैसे निशान है, जब एक जैसे निशान होंगे तो हम घटाने पर लिखेंगे। अगर अलग अलग निशान है तो जोड़ने पर विलोपन करेंगे, और एक जैसे निशान है क्योंकि निशान हमें चेंज करने पड़ेंगे तभी तो घटेंगे ना। जब अलग अलग निशान होता है तभी संख्या घटती है, तो घटाने पर नीचे वाली की निशान चेंज हो जाते हैं। जो प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो y से y कट गया, क्योंकि y में से y गया 0, 2x में से 1x गया माइनस का 1x, और ये दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, माइनस के 3, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया 3। तो पहला आंसर हमारा आ चुका है x का मान, ठीक है। अब हमें y का मान निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए या तो समीकरण 1 में रख दो या तो इसमें रख दो, समीकरण 1 या 2 में रख दो। तो मैं यहां लिखता हूं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखो समीकरण 1 में रखता हूं मैं, x की जगह समीकरण 1 लिख लेता हूं पहले। क्या है समीकरण 1, x माइनस वाई बराबर -2, ये समीकरण 1 है। इसमें x की जगह मुझे रखना है x का मान क्या है 3 माइनस वाई बराबर -2, माइनस का y 3 का पक्षांतर करूंगा, 2 के पास 3 को ले जाऊंगा तो 3 किसका हो जाएगा, माइनस का, दोनों ही माइनस के इसलिए जुड़ गए, माइनस का y, और ये माइनस के 2 और 3 कितने हो गए, माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर क्या आ गया 5। तो ये दूसरा आंसर हमें y का मान भी मिल गया। तो भिन्न क्या होगी, ये तो x तो अंश है और y के हर है, तो हमें भिन्न किस रूप में मानी थी, हमने भिन्न मानी थी x/y के रूप में, ठीक है। और x क्या आया 3 और y क्या आया 5,
तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 3/5। सवाल नंबर 2, देखो ध्यान से। सवाल में लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो उसी तरह अपने मानेंगे, माना नूरी की आयु x है, ठीक है, वर्तमान आयु जो मानी हमने। तो यहां लिखता हूं मैं, माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x, ठीक है। और इसी तरह सोनू की वर्तमान आयु y, ठीक है। अब प्रथम शर्त में क्या कह रहा है, यहां लिखता हूं मैं, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो मैं यहां लिखता हूं, जो 5 वर्ष कह रहा है वो 5 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब होता है पहले, ठीक है ना, 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व तो हम घटाएंगे या जोड़ेंगे? पहले तो ये देखो कि अगर हमसे 5 वर्ष पूर्व की आयु पूछे तो हम उसमें घटाएंगे। अगर मुझसे पूछे कि आप 5 वर्ष पहले कितने के थे, अगर मैं इस समय 25 साल का हूं तो 5 वर्ष पूर्व मैं 20 साल का था, यानी घटाऊंगा। तो नूरी की आयु क्या हो जाएगी 5 वर्ष पूर्व? तो यहां लिखता हूं नूरी की आयु बराबर इस समय कितने साल की है, x वर्ष की। यहां वर्ष लिख देता हूं, x वर्ष की है। और सोनू जो है y वर्ष की। तो 5 साल पहले x माइनस 5, तो ये आ गई नूरी की आयु 5 साल पहले की। और सोनू की y माइनस 5। अब देखो प्रश्नानुसार क्या कहता है, यहां लिखता हूं मैं प्रश्नानुसार। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि जो नूरी की आयु है, क्या है नूरी की आयु x माइनस 5, यानी 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5 थी। और जो सोनू की आयु है, सोनू की आयु है y माइनस 5। कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, यानी ये 3 गुनी है, ठीक है। यानी ये किसकी, नूरी की आयु है, सोनू से 3 गुनी ज्यादा है ये। तो मैं क्या करूंगा, बराबर करने के लिए, बराबर का निशान लगाने के लिए सोनू की आयु को 3 से गुणा करूंगा, क्योंकि ये तो पहले 3 गुना ज्यादा है। तो यहां लिखता हूं मैं x माइनस 5 बराबर 3y गुणा हो जाएगा 3 5 15। समीकरण के रूप में देने के लिए 3y का पक्षांतर करूंगा, तो 3y माइनस का हो गया। और 15 के पास किसको ले जाऊंगा, ये माइनस का 15 है ना, इसके पास माइनस 5 को लेके जाऊंगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। दोनों अलग अलग निशान है तो घट जाएंगे। तो समीकरण क्या बन गई, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, क्योंकि ये माइनस का ज्यादा है 15, 5 घट जाएंगे। तो ये समीकरण बन गई 1 हमारे पास। प्रथम शर्त से प्रथम समीकरण बन गई, ठीक है। अब समीकरण 1 के बाद हमें समीकरण बनानी है 2। तो दूसरी जो समीकरण बनेगी उसमें लिखता हूं मैं द्वितीय शर्तानुसार। यहां लिखता हूं मैं द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 साल बाद। तो यहां लिखता हूं 10 वर्ष पश्चात, ठीक है। तो 10 साल बाद तो हम क्या करेंगे, 10 साल जोड़ेंगे। हमसे कोई पूछे कि 10 साल बाद तुम कितने साल के थे, तो 10 साल बाद नूरी की आयु क्या हो जाएगी,
हम क्या करेंगे, x में 10 जोड़ देंगे, ठीक है। और सोनू की आयु y में 10 जोड़ देंगे। अब क्या लिखेंगे हम, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। यहाँ पे तो लिख लिया मैंने नूरी की आयु और यहाँ लिख दी मैंने सोनू की आयु। तो प्रश्नानुसार क्या कहता है कि 10 साल बाद क्या हो जाती है उनकी आयु, कि 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। ये जो नूरी की आयु है ये सोनू की, तो 10 साल बाद ये आयु इससे दुगनी हो जाएगी। तो ये तो दुगनी है ही पहले से, बराबर करने के लिए मेरे को दुगना किसको करना पड़ेगा, सोनू की आयु को, क्योंकि नूरी तो 2 गुना पहले से ज्यादा है, ठीक है। अब इससे समीकरण बना लेते हैं हम। तो x + 10 बराबर 2y, गुणा हो गया 2 से, 10 दूना 20। समीकरण के रूप देने के लिए 2y को x के पास ले जाऊंगा तो 2y माइनस का हो जाएगा, और 20 के पास किसको ले जाऊंगा, इस 10 को, तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो समीकरण क्या बन गई, x - 2y बराबर 20 में से 10 गए 10। ये समीकरण 2 हो, ठीक है। तो हमारे पास दोनों समीकरणें बन चुकी हैं। समीकरण 1 ये रही, x - 3y बराबर -10, और समीकरण 2 है x - 2y बराबर 10, ठीक है। अब इसे विलोपन विधि से हल करते हैं। आप चाहें तो इसको जांच भी कर सकते हो, क्योंकि उसने कहा है कि जांच कीजिए कि इसका अस्तित्व है या नहीं। अगर अस्तित्व है तो इसको विलोपन विधि से हल करो। तो अस्तित्व है, क्योंकि a1 बटे a2 1/1, b1 बटे b2 3/2, तो 1/1 और 3/2 आपस में बराबर नहीं है, तो अस्तित्व तो होगा। अगर a1 बटे a2 बराबर ना हो तो उसका अस्तित्व होता है, ठीक है। तो इसे मैं विलोपन विधि से कर रहा हूं, समीकरण 1 और 2 से। यहां लिखता हूं मैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 है x - 3y बराबर -10, और समीकरण 2 है x - 2y बराबर +10। अब विलोपन विधि से तो घटाने पर होगा x का विलोपन या जोड़ने पर, ध्यान देखो, तो घटाने पर होगा। क्यों होगा घटाने पर, क्योंकि जिसका विलोपन कर रहे हैं वो एक जैसे निशान है, और घटाने पर निशान अलग अलग होंगे। अगर अलग अलग निशान है तो जोड़ने पर लिखेंगे, लेकिन एक जैसे निशान है तो घटाने पर नीचे वाले के निशान चेंज होगी। ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, और ये माइनस का हो गया। तो x का विलोपन हो गया, कट गया। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस का y, 3 में से 2 गया 1y, और 10 और 10 माइनस के 20, माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर क्या आ गया, 20 वर्ष। तो y हमने किसको माना था, तो सोनू की आयु y वर्ष आ गई है। अब इस y का मान, समीकरण यहां लिखता हूं मैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दो या 2 में रख दो, एक ही बात है। ये समीकरण 1 ही रही, x - 3y, x - 3y बराबर -10, और x - 3y, y की जगह मुझे क्या रखना है, 20, माइनस बराबर -10, तो ये क्या आ गया, x - 20, 3 दूनी 6, 60 बराबर -10। अब -60 का पक्षांतर करूंगा तो 60 - 10 के पास जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 60 में से 10 घट जाएंगे, तो x का मान क्या आ गया, 50 वर्ष। और 50 वर्ष यानी कौन है, x किसको माना था हमने, नूरी की आयु को। तो सोनू की आयु 20 वर्ष और नूरी की आयु 50 वर्ष। तो इस तरह हमारा दूसरा सवाल पूरा हुआ। अब इसके बाद हम करते हैं तीसरा सवाल। सवाल नंबर 3 आपके सामने देखो, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इकाई और दहाई की 2 संख्याएं इसमें इस सवाल में हमें दे रखी है, तो हमें
जो मानेंगे हम इकाई की संख्या मानेंगे और दहाई की संख्या मानेंगे। आपको इकाई और दहाई तो पता होगा, है ना, कि अगर जैसे मान लिया मैं यहाँ एक संख्या लिखता हूँ 25 लिखता हूँ, ठीक है, तो इसमें इकाई की संख्या 5 और दहाई की संख्या 2, तो 5 का स्थानीय मान 5 और 2 का स्थानीय मान कितना होगा 20, ठीक है ना। 20 और 5 कितने होते हैं 25 होते हैं। और इसी संख्या को अगर मैं पलट दूं 25 यानी जो इकाई की संख्या उसको दहाई की कर दूं और दहाई की संख्या इकाई की कर दूं तो क्या बन जाएगा 52। ये दहाई की थी इकाई की होगी तो इसका स्थानीय मान 2 हो गया। अब 5 का स्थानीय मान क्या हो गया 20, ठीक है, 20 और 2 50 और 2 52। देखो 5 का स्थानीय मान 5 और 2 का स्थानीय मान 20, ठीक है, 20 और 5 25। अब संख्या पलट दी तो 2 का स्थानीय मान 2 और 5 का स्थानीय मान 50। इसी तरह अगर सैकड़ा की संख्या होती तो 1 का स्थानीय मान 100 होता। इकाई दहाई सैकड़ा आपने छोटी क्लासों में किया होगा, तो बिल्कुल यही फार्मूला हमें इस सवाल में लगाना है। तो मैं मानता हूं पहले माना इकाई का अंक, यहां लिखता हूं मैं माना इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक बराबर y, ठीक है। इकाई का अंक और दहाई का अंक हमने दोनों अंक मान लिए। अब प्रथम जो शर्त है तो मैं यहां लिखता हूं प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। देखो प्रथम शर्त में वो कह रहा है कि इनके अंकों का योग 9 है, ठीक है ना। कोई संख्या है जैसे मैंने अभी ये उदाहरण बताया था 2 और 5 25, इनके अंकों का योग 5 और 2 7 होगा, ठीक है। इसी तरह इनके जो अंक है इनके अंकों का योग 9 है, तो मैं लिखता हूं प्रथम शर्तानुसार x प्लस वाई बराबर 9, ठीक है। तो ये समीकरण 1 हो गई। प्रथम शर्त से बिल्कुल सिंपल है, प्रथम शर्त से समीकरण 1 बन गया और बहुत ही आसान है ये जो शर्त है। लेकिन जो द्वितीय शर्त है उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि संख्याओं के अंकों को पलटने पर, ठीक है, इकाई की जगह दहाई की हो जाएगी संख्या, दहाई की जगह इकाई की हो जाएगी। किस तरह, जैसे मैंने ये उदाहरण आपको बताया उसी तरह, लेकिन हमने इकाई का अंक x माना है, ठीक है, और दहाई का अंक y माना है। तो y माना है तो इसके साथ किसका गुणा हो जाएगा 10y का। जैसे इस दहाई का अंक 2 था तो 2 का किसका गुणा हो गया 10 दूनी 20। यहाँ पे दहाई का अंक 5 था ना दहाई का अंक, तो किससे गुणा हो गया 10 से गुणा हो गया, 10 5 50। तो इसी प्रकार जो इकाई और दहाई की संख्या अगर हमें लिखने को कहे तो वह इस रूप में होती है x प्लस 10y प्लस x, ठीक है। इसे हम वास्तविक संख्या भी कहते हैं, ठीक है। तो यहां लिखता हूं वास्तविक संख्या जो रूप होती है, वास्तविक संख्या किस रूप में होती है 10y प्लस x के रूप में होती है, ठीक है। अब ये वास्तविक संख्या इस रूप में होती है तो द्वितीय शर्त में वो क्या कह रहा है, मैं यहां पे द्वितीय शर्त और लिख दूं। थोड़ा सा यहां ध्यान दो, सवाल यहां पे अगर आपने ध्यान दे लिया तो ये सवाल आसानी से आप कर पाओगे, ठीक है। तो देखो द्वितीय शर्त में कह रहा है कि जो वास्तविक संख्या है उसका 9 गुना वास्तविक संख्या, यानी पलटने से पहले ऐसी थी संख्या, तो मैं यहां लिखता हूं 9 गुना किसका वास्तविक संख्या का। ये वास्तविक संख्या है ना, 9 गुना किसका वास्तविक संख्या का। पलटने से पहले जो संख्या थी उसका 9 गुना किसके बराबर हो जाता है 2 गुने के, 2 गुना हो जाता है पलटने पर जो संख्या बनी है, पलटने पर जो संख्या बनी, बस, ठीक है। तो वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या हमने 10y प्लस x किस तरह बनी है वो मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि x है इकाई का अंक तो x इकाई और दहाई का अंक y है तो 10 से गुणा हो गया। लेकिन जब संख्या पलटी तो क्या हो गया, जो इकाई का अंक था वो तो बन गया दहाई का अंक तो 10x हो गया, और जो दहाई का अंक था वो क्या बन गया इकाई का अंक। बस इतना सिंपल अगर आप ध्यान में रख लो, जो दहाई का अंक था वो इकाई का बन गया और जो इकाई का था वो दहाई का, क्योंकि पलट की संख्या जैसे यहाँ पे पलटी है मैंने 25 और
देखो 52 25 से 52 बन गया। उसी प्रकार ये संख्या हमने 10y प्लस एक्स मानी है, वो संख्या जो पलट गई। पलटने से पहले 10y प्लस एक्स थी, लेकिन पलटने के बाद 10x प्लस वाई हो गए। अब इसको हल कर लेते हैं। 10 निम 90, 90y प्लस 9x बराबर 10 दूना 20x प्लस 2y। अब पक्षांतर करता हूं। 20 इसके पास, इस 20x के पास लेके आता हूं मैं किसको, 9x को, ठीक है, माइनस का हो गया। और 2y के पास प्लस का 2y है ना, 2y है तो यहां लेके आता हूं मैं 90y को, तो माइनस का 90y हो गया। यहां क्या रह गया, 0 रह गया, क्योंकि यहां तो कोई संख्या है ही नहीं। तो 0 बराबर 20 में से 9 गए 11x, और 90 में से 2 गए माइनस के 88y, ठीक है। अब इन तीनों में किसका भाग जाता है, 0 में तो हर किसी का चला जाएगा, 0 का तो कोई महत्व ही नहीं है। खैर, इन दोनों में किसका जाता है, 11 का। ये भी 11 से कट रहा है, ये भी 11 से, यानी तीनों को 11 से भाग दे दो। तो इसमें 11 का भाग दिया तो 0 है, इसमें 11 का भाग, यहाँ लिख लेता हूँ मैं समीकरण को, 11 का भाग दिया, 11 एकम 11 यानी x बच गया। इसमें 11 का भाग दिया, 11 8 88 8y, और 0 में 11 का भाग दिया 0। तो ये समीकरण बन गई हमारे पास 2। तो ये समीकरण 1 और 2 हमने दोनों शर्तों से बना लिया। अब इसे विलोपन विधि से करेंगे, समीकरण 1 व 2, ठीक है। तो यहां लिखता हूं मैं समीकरण 1 व 2 से। अब देखो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, और समीकरण 2 क्या है, x माइनस 8y बराबर 0। अब विलोपन विधि से जोड़ने पर या घटाने पर, घटाने पर, क्यों, क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, x का विलोपन हो गया, ये दोनों प्लस के हैं तो 8 और 1 9y, और ये भी 9 और 0 9 ही होंगे। तो y बराबर क्या आ गया, y बराबर आ गया 9/9, यानी y का मान क्या आ गया, y का मान आ गया 1, ठीक है। y का मान 1 आ गया। अब y का मान हम किस में रखें, यहां कर देता हूं मैं, y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, किसी में भी रख दो, ठीक है। तो मैं समीकरण 1 में रख रहा हूं। समीकरण 1 में रखने पर 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, और इसमें हमने किसका मान निकाला है, y का, y की जगह क्या रखना है 1 बराबर 9, तो x बराबर क्या आ गया 9 माइनस 1, तो x का मान आ गया 8, ठीक है। तो x क्या माना था हमने, इकाइकांक, तो संख्या क्या होगी, देखो संख्या क्या होगी, दहाइकांक क्या है y यानी 1, और इकाइकांक क्या है 8, वो संख्या क्या होगी 18, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, तो वो संख्या 18 होगी। अब सवाल नंबर 4 करते हैं। सवाल नंबर 4, जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसमें मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए उसने 50 के और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। यानी इस सवाल में कुल जो रुपए हैं वो 2000 रुपए हैं। 2000 रुपए लेकर मीना जाती है और कहती है बैंक वाले को कि मुझे 100 के और 50-50 के नोट चाहिए, ठीक है। तो कुल 25 नोट है, नोटों की संख्या भी 25 है। तो बताओ 50 के कितने नोट होंगे और 100 के कितने नोट होंगे, तो हमें ये ज्ञात करना है। तो इसमें भी हम वही मानेंगे कि माना 50 रुपए के नोट x थे, ठीक है। तो यहां लिखता हूं मैं, माना 50 रुपए के नोट बराबर x तथा 100 रुपए के नोट होंगे बराबर y। अब देखो पहली शर्त इसमें है कि नोट जो है वो कुल 25 है, यानी 50 रुपए के x नोट माने और 100 रुपए के हमने y नोट माने।
तो इन दोनों का जोड़ होगा 25। तो पहली शर्त तो ये होगी, सही है ना। अगर मान लिया 50 रुपए के 10 नोट है, मान लिया x का मान 10 है, तो कितने रुपए हो गए? 50 को 10 से गुणा किया 500 रुपए हो गए ना। यानी अगर 50 रुपए की मेरे पास 10 नोट हो तो 500 रुपए, 20 नोट हो तो 1000 रुपए। तो यहां लिखता हूं मैं प्रथम शर्तानुसार। तो पहली शर्त से समीकरण हमारी क्या बनेगी कि दोनों नोट यानी 50 रुपए के नोटों की संख्या और 100 रुपए के नोटों की संख्या, दोनों का जो जोड़ है वो है 25, क्योंकि इसमें प्रश्न में ही दिया है कि दोनों नोटों की संख्या 25 है। तो इस पहली शर्त से हमारी समीकरण 1 बन गई। अच्छा, अब आगे देखोगे, आगे सवाल में वो क्या लिख रहा है। आगे सवाल में लिख रहा है कि कुल 2000 रुपए है उसके पास। तो मैं यहां लिखता हूं कुल रुपए बराबर 2000। अब उस नोट हमारे 50 रुपए के और 100 रुपए के हैं, ठीक है। अगर 50 रुपए के एक्स नोट लिए तो बताओ 50 रुपए के कितने रुपए उसके पास आ गए। मेरा कहने का मतलब है कि अगर 50 रुपए के, अभी मैंने आपको बताया कि अगर 20 नोट हैं तो 1000 रुपए, 100 रुपए के 10 नोट हैं तो 1000 रुपए, ठीक है ना। 100 रुपए के अगर 10 नोट हैं तो कितने हो जाएंगे? 1000 रुपए हो जाएंगे ना। इसका मतलब यह है कि नोटों की संख्या से अगर रुपयों को गुणा कर देंगे तो उनका कुल मूल्य आ जाएगा। तो 50 रुपए के एक्स नोट है तो नोटों का मूल्य क्या हो गया? 50x, 50 का x से गुणा हो गया। और अगर 100 रुपए के वाई नोट है तो 100 का गुणा हो जाएगा वाई से, 50y। यानी 100 रुपए के अगर वाई नोट हैं तो 100 रुपए के नोटों का जो कुल मूल्य है वो 100y हो गया। और दोनों को मिलाकर अगर जोड़े, यानी 50 रुपए के कुल मूल्यों को और 100 रुपए के नोटों का कुल मूल्य जोड़े तो बराबर कितना आएगा? 2000। तो ये समीकरण दूसरी बनी, ठीक है ना। अच्छा, इसको सरल और हो सकती है, इसको मैं दूसरी समीकरण नहीं दूंगा, इसे सरल कर दूंगा मैं। अब देखो सरल कैसे होगी। 50 50 50, इन तीनों में 50 का भाग जा रहा है। बड़ी से बड़ी संख्या में ढूंढनी होगी जिसमें भाग जाए, या फिर कॉमन ले लो दोनों में, पक्षांतर करके भी कर सकते हो। फिर इन दोनों में कॉमन आ गया 50, 50 बाहर ले लिया तो अंदर बच गया x प्लस 2y। 50 का पक्षांतर किया तो भाग में चला गया, 2000 में 50 का भाग दिया तो आ जाएगा 40। या फिर सब में 50 का भाग दे दो, इसको भी 50 से काटा, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, और इसमें 50 का भाग दिया तो 5 चौके 20, और एक जीरो से एक जीरो कट गई, 5 चौके 20, 40 आ गया। इसे दे देता हूं मैं समीकरण 2, ठीक है। सरल हो गया यानी ये। तो अब हमारे पास समीकरण 1 और 2 दोनों आ गई। तो अब उसी तरीके से करेंगे। समीकरण 1 व 2 से दोनों समीकरणों को लिख दूंगा मैं। विलोपन विधि से करेंगे। x प्लस वाई बराबर 25, और दूसरी समीकरण है x प्लस 2y बराबर 40। अब देखो दोनों चिन्ह एक जैसे, ये भी प्लस का ये भी प्लस का है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक जैसे चिन्ह हो तो हम उनका घटाव करेंगे। घटाव करने पर क्या हो जाता है कि निशान चेंज हो जाते हैं। प्लस का माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ये सभी माइनस के हो जाएंगे क्योंकि सभी प्लस के हैं। एक्स का विलोपन हो गया, 2 में से 1 गया, माइनस का 1y, और 40 में से 25 गए, माइनस के 15, और माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर क्या आ गया? 15। यानी जो y है, y क्या माना है हमने? 100 रुपए के नोट। 100 रुपए के नोटों की संख्या है 15। तो कितने हो गए? मूल्य कितने हो गए 100 रुपए के नोट? अगर 100 रुपए के नोट 15 है, अगर 100 रुपए के नोट y, यानी y का मतलब 15, अगर 15 है तो 100 रुपए के नोटों का कुल मूल्य 1500 रुपए। अच्छा, अब y का मान हम रखते हैं किसमें? y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है?
एक्स प्लस वाई बराबर 25। ये समीकरण 1 है। इसमें y की जगह मैं क्या लिखूंगा 15, क्योंकि y का मान 15 आया है। और 15 का जब पक्षांतर करूंगा तो 25 के माइनस में चला जाएगा 15, और 25 में से 15 गए 10, यानी जो 50 रुपए के नोट है वो है 10, और जो 100 रुपए के नोट है वो है 15, यानी ये बन गए 1500 रुपये और ये हो गए 500 रुपये। देखो x का मान आया है 50 रुपए के नोट, x का मान क्या आया है 10। अगर 50 रुपए के 10 नोट है तो 500 मूल्य हो गया ना, 50 दाए 500। और 100 रुपए के y नोट है और y का मूल्य क्या आया 15, y का मान 15 आया, तो y का मान हम y पर इनपुट कराएंगे तो 100 को जब 15 से गुना किया तो 1500, 1500 और 500 2000, तो 2000 की कुल मूल्य थे। तो ये हमारा सवाल 4 नंबर सवाल हल हुआ। ठीक है, आसान ही था, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस यहाँ पे आपको ये जो दूसरी समीकरण है इसको थोड़ा सा ध्यान से बनाना है, क्योंकि पहली समीकरण तो उसने जो सवाल के अंदर ही दे रखी है कि नोटों की संख्या 25 है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ पे थोड़ा समझने वाला है कि यहाँ का 50 के साथ x का गुणा होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि नोटों की संख्या का कीमत निकालने के लिए जो नोटों की संख्या है उसके कुल मूल्य से गुणा कर देंगे तो नोटों का कुल मूल्य आ जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 5। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय, कोई लाइब्रेरी है, वहां पर प्रथम 3 दिन का जो किराया है वो नियत किराया है। नियत का मतलब कि उतने लगेंगे लगेंगे, आप चाहे 1 दिन रखो, चाहे 2 दिन रखो, या फिर 3 दिन रखो, आपको वह किराया ही देना पड़ेगा। जैसे मान लिया 5 रुपए है, चाहे आप 1 दिन रखो, 2 दिन रखो या 3 दिन रखो, आपको 5 रुपए देने ही देने पड़ेंगे। लेकिन अगर 3 दिन से ज्यादा आप कोई पुस्तक रखते हो, 3 दिनों का नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है ना। यानी अगर चौथे दिन मैंने रख लिया उस पुस्तक को, तो फिर हर दिन का किराया, जैसे मान लिया पहले 3 दिनों का किराया 5 है, लेकिन अगर चौथे दिन रखते हो तो 10 रुपए आपको हर दिन देने पड़ेंगे। यानी 4 दिन रखा तो 10 और 5 15, 5 दिन रखा तो 10 और 10 20, 5 25 रुपए देने पड़ेंगे। यानी हर दिन 10 रुपए बढ़ते जाएंगे, लेकिन प्रथम 3 दिन एक सा किराया रहेगा। ये कह रहा है वो होता है नियत किराया और अतिरिक्त किराया जो प्रत्येक दिन लगता है। तो आगे सवाल पढ़ते हैं अपने। कह रहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। सरिता ने 7 दिन एक पुस्तक रखी तो उसे 27 रुपए देने पड़े, जबकि एक और लड़की है सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिनों तक रखा और 5 दिनों तक रखने पर उसे 21 रुपए देने पड़े। तो इन दोनों से समीकरण बनाकर हम नियत किराया और अतिरिक्त दिन का किराया निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने लिखते हैं, माना नियत किराया x है, माना नियत किराया कितने दिन का, 3 दिन का। ये भी लिख देता हूं मैं साथ में, क्योंकि 3 दिन का किराया है नियत। अगर चौथे दिन रख ली तो आपको अतिरिक्त किराया लग जाएगा। तो 3 दिन तक आपको x रुपए ही देने, ठीक है, चाहे 1 दिन रखो, 2 दिन रखो या 3 दिन रखो, आपको x रुपए देने। लेकिन तथा प्रतिदिन अगर 3 दिन से अधिक पुस्तक को रखते हैं तो प्रतिदिन का अपने को अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। तो प्रतिदिन का अतिरिक्त जो किराया है उसको मान लिया हमने y। अब वही करेंगे प्रथम शर्तानुसार। तो मैं यहां लिखता हूं प्रथम शर्तानुसार 7 दिन के लिए कितने रुपए देने पड़ते हैं, उसे 27। 7 दिन के लिए उसे देने पड़ते हैं बराबर 27 रुपए। ठीक है, प्रथम शर्त में कह रहा है कि उसे 7 दिन जब वो रखती है तो उसे 27 रुपए देने पड़ते हैं। यानी इस 27 रुपए के अंदर कौन है, नियत किराया भी है। ठीक है,
अब 3 दिन तो उसे x रुपए देने पड़े, 3 दिन के हिसाब से तो x रुपए देने पड़े। उसने कितने दिन रखा? 7 दिन रखा। 7 में से 3 निकाल दिया, कितने दिन बचे? 7 में से 3 गए, 4 दिन बचे ना। 4 दिन का किराया उसे y के हिसाब से देना पड़ता है, क्योंकि हमने प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया क्या माना था? y। यानी पहले 3 दिन का तो x रुपए जोड़ दिया हमने, प्लस इसमें जो 3 दिन निकालने के बाद, 7 में से 3 दिन निकालने के बाद जो 4 दिन बचे, उस 4 दिन का जो किराया है वो 4y के हिसाब से, तो 4 को हम किससे गुणा करेंगे? y से, तो 4y किराया हो गया। और दोनों का जब किराया जोड़ेंगे तो उसे कुल कितने रुपए देने पड़े? 27 रुपए देने पड़े। तो ये समीकरण बनेगी 1। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब जैसे अगर ध्यान नहीं है तो द्वितीय शर्त देखो और अपने दिमाग में बनाओ कि क्या समीकरण बनेगी इसकी। जो द्वितीय शर्त है उसको पढ़ के देखो और दिमाग में बनाओ कि क्या समीकरण बन सकती है, क्योंकि दूसरी शर्त में वो रखता सूसी जो रखती है वो 5 दिन तक रखती है। तो मैं यहां लिख देता हूं 5 दिन के लिए, 5 दिन के लिए जो किराया उसे देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा कितने दिन, कितने रुपए? 21 रुपए। अब इसमें देखो x रुपए तो उसे देने ही देने 3 दिन के लिए। पहले 3 दिन के लिए तो x रुपए लगेंगे, चाहे 1 दिन रखो, 2 दिन रखो, 3 दिन रखो, आपको x रुपए तो देने ही देने पड़ेंगे। लेकिन 3 दिन के बाद, तो 3 दिन के बाद उसने कितने दिन और रखे? 3 दिन के बाद उसने 2 दिन और रखे ना, क्योंकि 5 दिन है कुल, तो 3 तो x के देने पड़े, बाकी 2 दिन उसे y रुपए देने पड़े, तो क्या हो जाएगा? 2y। समझ में आया ना? ये 2 क्यों लिया और यहाँ 4 क्यों लिया? 2 इसलिए लिया कि 5 में से ये 3 दिन निकल गए तो 2 दिन बचे, 2 दिन का जो किराया लगेगा वो y के हिसाब से लगेगा, तो 2y कर दिया मैंने। इसी तरह इसमें 7 में से ये x क्या है? x 3 दिन का किराया है, तो 7 में से ये 3 निकल गए, 7 में से 3 गए, 4 बजे, 4 दिन का किराया y के हिसाब से लगेगा, तो 4y बराबर 27। इस प्रकार ये समीकरण पहली और दूसरी हमारी बन गई। आगे बिल्कुल आसान है, बस समीकरण में थोड़ी दिक्कत थी, आगे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि विलोपन विधि बिल्कुल आसान है। मेरे को यही आशा है कि आपको विलोपन विधि आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं आई है तो आप वापिस उसको बैक करके देखें, ध्यान से समझें। उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि विलोपन विधि आपको, वैसे मुझे लगता नहीं है कि नहीं समझ में आई होगी क्योंकि बिल्कुल आसान है। देखो ये समीकरण 1 लिख दी और इसी के नीचे मैंने समीकरण 2 लिख दी। अब मुझे विलोपन जो करना है वो किसका करना है? पहले देखूंगा कौन है एक जैसे, x एक जैसे है, ठीक है। सब में x का विलोपन हो रहा है क्योंकि सब में x एक जैसा आ रहा है। अब इसमें x एक जैसे हैं तो x का विलोपन होगा, लेकिन चिन्ह भी एक जैसे हैं तो घटाने पर, अगर चिन्ह अलग हो तो जोड़ने पर, और चिन्ह एक जैसे हैं तो घटाने पर लिखना है। क्यों घटाने पर क्यों लिखना है? ताकि अलग अलग चिन्ह हो जाए। ये माइनस का हो गया, ठीक है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, क्योंकि सारे प्लस के थे। घटाने पर नीचे वाली संख्या के निशान चेंज हो जाते हैं, जो माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है वो माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों देखो कहाँ तो पहले जुड़ रहे थे, x और x 2x हो रहे थे, अब घट गए, x में से x गया 0, विलोपन हो गया। ये भी घट जाएंगे, 4 में से 2 गए, प्लस के 2y, और ये भी घट जाएंगे, 27 में से 21 गए 6, तो y बराबर क्या आ गया? 6/2, क्योंकि ये 2 गुणा में इधर भाग में चला जाएगा, तो y का जो मान है वो आ गया 3। यानी अतिरिक्त दिन का जो किराया, y का मान क्या है? y क्या है? अतिरिक्त दिन है, तो अतिरिक्त दिन का किराया आ गया y, ठीक है। और y के बाद हमें x का मान निकालेंगे, तो मैं यहां लिख देता हूं y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, तो 1 में रख रहा हूं मैं, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 लिख लेता हूं पहले। समीकरण 1 क्या है? x प्लस 4y बराबर 27। x का मान ज्ञात करना है, y की जगह क्या लिखना है? 3 बराबर 27, x प्लस 4 3 12 बराबर 27, x बराबर 27, 12 का पक्षांतर किया, क्या हो गया? माइनस। अच्छा अब इसको घटा देंगे, 27 में से 12 गए 15, 7 में से 2 गया 5,
और 2 में से 1 गया 1, यानी नियत जो किराया है वो 15 रुपये है, 3 दिन का 15 रुपये, और अतिरिक्त दिन जब रखेंगे तो उसे 3 रुपये के हिसाब से देना पड़ेगा। अगर 1 दिन रखा तो 15 और 3 18 रुपये, 2 दिन रखा तो 3 रुपये और जुड़ जाएंगे, फिर 6 रुपये और जुड़ जाएंगे, यानी 21। इस तरह ये 3-3 जुड़ते जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये 3.4 प्रश्नावली यहाँ पूरी होती है, क्योंकि 5 सवाल थे और 5 सवाल मैंने आपको करा दिए हैं। आशा है कि आपको समझ में अच्छी तरह से आए होंगे, क्योंकि विलोपन विधि है, आसान विधि है। बस इसमें आप समीकरण बनानी सीख जाओ तो आगे कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कुछ आप इस वीडियो को देखकर सीखे हो तो आपसे यही मेरी गुजारिश है कि आप इसे लाइक, शेयर और हाँ जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको सीखने का मौका मिले। और नेक्स्ट वीडियो में हम अगली प्रश्नावली लेकर आएंगे। तब तक आप इस चैनल और इस वीडियो के साथ बने रहें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।